हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्ञानधारी यूट्यूब स्टडी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत और जिसमें हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में बनते हैं। तो उन छोटे छोटे टॉपिक्स को 2 या 3 मिनट में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे पंच महायज्ञ, यानी 5 महायज्ञ जो हम दैनिक जीवन में हर रोज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, उसके नाम क्या हैं। और आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के तत्वों में वर्ण व्यवस्था, जो हमारे समाज में बहुत प्रचलित है। वर्ण व्यवस्था क्या है, किसमें उल्लेख इनका किया गया है, पहले किस प्रकार इनकी व्यवस्था थी, बाद में किस प्रकार हुई, अब कैसे है, तो इनको हमें पढ़ना है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द जिसमें व्री धातु है, व्री यानी वर्ण करना या चुनना, तो इस आधार पर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी चुनने के आधार पर, वर्ण करने के आधार पर। तो सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इन चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में प्रचलित जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है वह उस समय नहीं होती थी। उस समय वर्ण है वो क्या थे, कर्म पर आधारित थे, यानी मनुष्य चाहे किसी भी वर्ग या कुल या वंश में जन्म ले, लेकिन वो जो काम करता था उसके आधार पर उसका वंश है वो निर्धारित होता था। तो शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, कर्म के आधार पर वर्णों की व्यवस्था होती थी, न कि स्थायी रूप से जन्म के आधार पर। दूसरा उल्लेख गीता में श्री कृष्ण ने भी कर्म गुण के आधार पर 4 वर्णों का उल्लेख किया है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ण व्यवस्था कहाँ से ली गई है, किस में इसका उल्लेख है। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने इनका वर्णन उल्लेख किया है। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, यानी ऋग्वैदिक काल में, मतलब जब से हमने जानना शुरू किया है वहाँ से वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर स्वरूप बदलने लगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद उपनिषद, स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, इन ग्रंथों की जब रचना हुई उस समय तो वर्ण व्यवस्था है वो अत्यधिक कठोर हो गई थी, यानी स्थायी रूप है वो ले चुकी थी। छुआछूत की भी व्यवस्था उस समय तक हो गई थी। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, उपनिषद काल में लचीला स्वरूप था, और सूत्र काल तक आते आते वो क्या हो गई, कठोर रूप धारण कर लिया। तो वर्ण है वो क्या है, 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यानी इन चारों वर्णों का क्या क्या काम होता था, कौन कौन से काम करते थे, कौन से इनके आजीविका के साधन थे, तो उसके बारे में हमें देखना है। कि ब्राह्मण है वो पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के, यानी पुरुष सूक्त में इनको एक पुरुष के रूप में माना गया है, यानी मनुष्य का मुख जिस प्रकार महत्वपूर्ण है, जो उसके कार्य होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण को भी क्या माना गया है, यानी जिस प्रकार पुरुष का मुख होता है उसी प्रकार ब्राह्मण भी क्या है, पुरुष मुख है, पुरुष रूपी मुख है, यानी विराट पुरुष का मुख माना गया है। तो समाज में इनका स्थान सर्वोच्च होता था। वेदों का ज्ञान, विद्या मर्मज्ञ होते थे। ये प्रधान कर्म था इनका वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना व ग्रहण करना, ये सब इनके क्या थे, कार्य थे। सत्व गुण से युक्त ये माने जाते थे। आयुर्वेद में सत्व, रज और तम ये 3 गुण होते हैं, इनके आधार पर ही मनुष्य के गुण दोष देखे जाते हैं। तो ब्राह्मण में वो क्या होता है, सत्व गुण से युक्त होता है। दूसरा है क्षत्रिय।
क्षत्रिय को विराट पुरुष की क्या मानी गई है? भुजा मानी गई है, हाथ माने गए हैं, जो देश की रक्षा करता है। शौर्य पराक्रम से संबंधित होते वो कौन होते थे? क्षत्रिय। रजगुण से युक्त इनको माना गया है। कौन से गुण से? रजगुण से। महाकवि कालिदास ने कहा है छतात किले त्रायते, यानी जो छत दुख से त्राण दिलाए वही क्या है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का प्रमुख कार्य क्या है? अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना। ये तो ब्राह्मण के समान ही हैं। कौन कौन से? अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना। ये तीनों काम ब्राह्मण के समान ही है, यानी क्षत्रिय भी ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन इनका स्पेशल जो कार्य है वो क्या है? समस्त जीवों की रक्षा करना, विश्व में अनासक्ति, यानी देश की जो रक्षा करने का कार्य है वो कौन करते थे? क्षत्रिय करते थे। और इनकी जीविका निर्वाह के साधन कौन कौन से थे? युद्ध में। क्षत्रिय है, देश की रक्षा करेगा तो युद्ध करना लाजवाब है। तो यानी युद्ध में विजित प्रदेश की जो धन लूटते थे उससे, या फिर न्याय कार्य होने पर अपराधी से जो धन प्राप्त होता था उससे, या फिर रक्षा के बदले जो धन प्राप्त होता था उससे ये अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। ब्राह्मण कैसे करते थे? ब्राह्मण यज्ञ करते थे, उसमें दक्षिणा दान लेना, उनसे क्या है? उनकी आजीविका चलती थी। फिर है तीसरा वैश्य, यानी व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का अधिकांश भार है वो उरु प्रदेश यानी जंघा प्रदेश वहन करता है। उसी प्रकार वैश्य पुरुष सूक्त के विराट पुरुष के क्या माना गया है? जंघा मानी गई है। यानी उरु प्रदेश है वो क्या है? वैश्य के समान है। कृषि और अर्थव्यवस्था का, यानी हमारे देश का संचालन है, सबका भरण पोषण है वो कौन करते हैं? कृषि और अर्थव्यवस्था पर ही टिका हुआ है, तो वह कार्य कौन करते थे? वैश्य करते थे। तो इनको विराट पुरुष का क्या माना गया है? जंघा मानी गई है। इनका कार्य क्या था? ब्राह्मण के समान ही अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, ये ब्राह्मण के समान थे। लेकिन इसके अलावा भी इनका प्रमुख कार्य क्या था? कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, कुशीद यानी ब्याज लेना, पैसे देकर उस पर ब्याज प्राप्त करना, ये इसके प्रमुख कार्य थे। सर्वाधिक धन की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध वर्ग कौन सा था? वैश्य वर्ग था। और तम शूद्र पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ माना गया है। यानी अन्य तीनों वर्णों की सेवा परिचर्या करना ही इनका क्या है? प्रमुख कार्य है। यानी अन्य जो तीन वर्ग है उनकी सेवा शुश्रूषा करना ही इनका प्रमुख कार्य है, उन्हीं से इनका भरण पोषण होता है। तो इस प्रकार चार वर्ण है, चारों वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है।